बहुत ज्यादा लोगों को ये कहा कि देखे मेरी बहन, डेंकी में तो मर्द सेफ नहीं है, औरतें कैसे सेफ हैं। जब वो पहुंच जाती हैं अपनी जिंदगी का रिस्क लेके, वो बंदा 6 माह के बाद उन्हें वर्कर बना देता है। मेरे एक दोस्त जो है ना, वो वाया डेंकी गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे। मैंने कहा यार मुझे भी ले चल। रात को फिर वो डाले आते हैं जिसके ऊपर ये स्मगलिंग होती है तेल की, उन्हीं डालों में हमें डाला जाता है और वो रात की तारीकी में बॉर्डर पे ले जाते हैं पाकिस्तान और ईरान के। वहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की मैंने डेड बॉडीज देखी हैं। और वहाँ पे फिर कोई नहीं उठाता आपको? कोई नहीं उठाता जी। आपका सगा भाई भी आपके साथ होगा, या तो वो खुद मरेगा या फिर वो आपको छोड़ के जाएगा अगर उसने सरवाइव करना है तो। कानूनी तरीके से जानना कितना आसान कितना मुश्किल है। अब वो उन्होंने समंदर के अंदर एक बाड़ भी लगा दी है, जैसे ही आप उसे टच करेंगे तो आप रडार में आ जाते हैं। और इसी वजह से वो कश्ती का हादसा पेश आया था जो लीबिया से इटली जा रही थी। वहाँ पे लोग बैठे होते हैं जिसका काम सिर्फ लोगों को किडनैप करना होता है रास्ते में। अच्छा, आप लोग फिर लीगल कैसे हुए? 7 साल के बाद एक कानून आता है वहाँ पे, जिन लोगों ने वो साबित कर दिया था कि उनको उन्होंने लीगल कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फ़ारूक हुडा शो में खुशामदीद। आज जो मेरे मेहमान हैं, ख़ास तौर पे मैंने उनकी वीडियोस भी पहले देखी हुई थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में हर शख्स चाहता है कि वो मुल्क से बाहर चला जाए और यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, यहाँ जाना उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है। पूरा पाकिस्तान ही जाने की ख्वाहिश तो रखता है, लेकिन वहाँ पर जाके हालात क्या होते हैं, असबाब क्या बनते हैं। तो अली शेर साहब पिछले 14 साल से ग्रीस में मौजूद हैं, यूरोप में, और 33 ममालिक को ये विज़िट कर चुके हैं। ना सिर्फ विज़िट कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, इंटरव्यूज़ किए हैं, एम्बेसडर्स के किए हैं, आम लोगों के हालात दिखाए हैं, चाहे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हों, चाहे यूरोप हो या दूसरे ममालिक हों। वो ममालिक जहाँ पर पाकिस्तानी बसे हुए हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे हैं, ये वहाँ पर गए और वहाँ पर लोगों से बातचीत की। तो इनका बड़ा अच्छा खासा तजर्बा है, लोगों को गाइड करते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान से कानूनी तौर पे जा रहे हैं तो क्या उसके फ़ायदे हैं आपको, गैर कानूनी तौर पे जा रहे हैं तो किन नुकसानात का आपको सामना होगा। ये सारी बातें आज के हम पॉडकास्ट में करेंगे। अली शेर साहब हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जनाब हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई फॉर इनवाइटिंग मी। जनाब ये बताएं कि आपकी अपनी कहानी क्या है, यानी आप यहाँ से 14 साल पहले आप कहाँ से पाकिस्तान में रहने वाले हैं और किस तरह गए और आगाज़ कैसे हुआ? बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। मैं बेसिकली शेखपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ और आज से 14 साल पहले 2009 में मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ था। अभी मैंने बीकॉम कंप्लीट किया था। तो मेरे एक दोस्त जो है ना, वो वाया डेंकी गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे। तो मैं घर से बाहर गया क्रिकेट खेलने के लिए, तो मुझे पता चला कि ये बंदा जा रहा है। मैंने कहा यार मुझे भी ले चल। तो वही जो किट मैंने पहनी हुई थी और मैं उनके साथ मैंने तैयारी की। वालिद साहब मेरे ऑफिस में थे, वालदा मेरी घर नहीं थी। तो मैं जो लोग घर थे उनसे मैंने मिला और उन्हें मैंने कहा कि मैं जी घर से जा रहा हूँ, जो कि अनफॉर्चुनेटली बड़ा गलत फैसला था। ठीक है। अच्छा, मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि हम 3 लोग थे, तीनों क्लास फेलो थे और हम यहाँ से चलते हैं, लाहौर आते हैं, लाहौर से वाया ट्रेन हम कराची जाते हैं, कराची से हम फिर मंद बल्लू जाते हैं। ठीक है। और मंद बल्लू जाके फिर जो आगे एजेंट होता है वो हमारे लिए खुश्क मेवा जात लेके आता है, चने वगैरह के। रास्ते में आपको भूख लगेगी या जितने दिन आपने सर्वाइव करना है, ये चने ही है आपका फूड है। ठीक है। वो रात का हम इंतज़ार करते हैं, रात को फिर वो डाले आते हैं जिसके ऊपर ये स्मगलिंग होती है तेल की, उन्हीं डालों में हमें डाला जाता है और वो रात की तारीकी में बॉर्डर पे ले जाते हैं पाकिस्तान और ईरान के। वहाँ पे वो देखते हैं कि जैसे उन्हें लगता है कि अभी पॉसिबिलिटी है हम क्रॉस कर सकते हैं, तो वो हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं। तो लोग फिर वो एक लाइन बनी होती है, थोड़ा सी आप कह लें कि जिस तरह उन्होंने ना एक निशानी लगाई है, आपने जस्ट उसे क्रॉस करना और आप ईरान इंटर हो गए हैं। ठीक है। ईरान हम इंटर हो जाते हैं, वहाँ जाके 2 घंटे हम बैठते हैं, फिर गाड़ियाँ आती हैं वही सेम कंडीशन की, वो हमें ले जाती हैं सेफ पे। ये जो सेफ लफ्ज़ बोला जाता है, ये एक रूम होता है जहाँ पे तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाता है और फिर जो इस तरह से जा रहे जो इलीगल तरीके से जा रहे हैं, तो वो तमाम लोग जब उन्हें पता चलता है कि ये 20-25 लोग हो गए हैं, और वो आपको खाना नहीं पूछेंगे, वो बिल्कुल कुछ नहीं पूछेंगे और आपको कमरे में बंद करके चले जाएंगे और आपको सख्ती से मना करेंगे कि शोर की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर कोई बैठा हुआ है। तो वो जगह ऐसी होती है, इस जगह को सेफ कहते हैं। इस जगह को सेफ कहते हैं। अच्छा, वो जब 20 से 25 लोग हो जाते हैं, फिर वो कुछ गाड़ियाँ आती हैं टैक्सीज़ की शक्ल में, वो डिग्गियों में डालते हैं, और कुछ जो बसेस होती हैं बड़ी, उनके जहाँ लगेज हम डालते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे लोगों को डाला जाता है। और इसी तरह तकरीबन 4 से 5 दिन लगते हैं मुख्तलिफ जगह पे स्टे करते करते। जहाँ पे कोई उन्हें लगता है कि रास्ते में चौकी आ रही, वहाँ पे लोगों को उतारा जाता है और उन्हें कहा जाता है फ़लाँ पहाड़ी से आप हो के आगे आएँ और इंतज़ार करें।
तो ये 4 से 5 दिन का सिलसिला होता है। लोग ईरान और टर्की के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। आपके साथ क्या हुआ? हम बिल्कुल ऐसे हम गए थे ऐसे ही? और मैं यानी किसी टैक्सी, आप खुद किसी टैक्सी उसमें गए? मैं बस में था। बस में? हाँ। तो यार उसमें सांस वगैरह बंद नहीं होता बंदे का? सांस बंद भी होता है, खौफ भी आता है। हाँ। असल में फारूक भाई तब अवेयरनेस नहीं थी। मैंने उससे ये सीखा है, मैं अपनी बात को फिर आगे बढ़ाता हूँ। मैंने उससे ये सीखा है कि मेरी फैमिली से कोई भी गैर कानूनी तरीके से दोबारा उस रास्ते पे नहीं गया। अगर मुझे आइडिया होता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं, मैं कभी भी ये स्टेप ना लेता। आपने तो उस वक्त लिया, आपने कहा कि मैं शेखपुरा में रहता था, मुझे कोई पता नहीं था इन चीजों का, मुझे बस ये पता था no idea। मैंने यूरोप जाना है। जी जी। तो यूरोप के लिए आपने भी उसी तरह ही सफर किया, खतरात लिए, और फिर आप बस की उसमें जहाँ पे लगेज रखते हैं उसमें आप गए। मैं कंटिन्यू करता हूँ। कितने दिन लगे? तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं। और आप कहाँ पहुंचे फिर? हम फिर पहुंचे माको की पहाड़ी उसे कहते हैं, जो कि आप टर्की इंटर होते हैं ईरान से टर्की। ठीक है। उसकी बुलंदी इतनी होती है कि शदीद गर्मी थी, जब हम चोटी पे गए तो हमें सर्दी लग रही थी। ओह, इतनी उसकी चोटी उसकी जो ऊंचाई थी। ठीक है। जो आधा सफ़र है पहाड़ी का, वो हमें वो जो डाले हैं उसके ऊपर वो लोड करते हैं, जानवरों की तरह वो लेके जाते हैं। जहाँ आगे सड़क ख़त्म हो जाती है या ज़्यादा ऊंचाई होती है तो वहाँ पे बेबस है गाड़ी आगे जाए, तो फिर वो गधों पे बिठा के या फिर पैदल लोगों को ऊपर लेके जाते हैं, जो कि तकरीबन पूरे एक दिन का सफ़र है। आप पहाड़ी की चोटी पे पहुंचते हैं और फिर रात होने का आप इंतज़ार करते हैं कि रात होगी, फिर हम नीचे टर्की की तरफ जो है ना वो मूव करेंगे। तो वो नीचे उतरना भी जो खतरे से खाली नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों की ऊंचाई है पहाड़ी, बहुत ज़्यादा पथरीला रास्ता है, रास्ता ठीक गुजारी बात है पहाड़ी। हाँ जी, पहाड़ी है, पथरीला इलाका है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की मैंने डेड बॉडीज देखी हैं। और तमाम वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे लोगों की हड्डियां पड़ी हुई होती हैं। अच्छा, यानी वो भी वहां से जाना चाह रहे होंगे बेचारे। हाँ जी। किसी की डेड बॉडी पड़ी है, कहीं हड्डियां पड़ी हैं, जो फिसल जाते हैं क्योंकि रात की तारीकी में। और वहां पे फिर कोई नहीं उठाता आपको? कोई नहीं उठाता जी। आपका सगा भाई भी आपके साथ होगा, या तो वो खुद मरेगा या फिर वो आपको छोड़ के जाएगा अगर उसने सरवाइव करना है तो। ये इतना खतरनाक होता है, आप छोड़ सकते नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं होता। अगर आप वहाँ उस ग्रुप से 1 मिनट भी आप पीछे रह जाते हैं या थोड़ा सा फासला क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं माजरत, ये जो कुर्दे होते हैं, कुर्दे ये होते हैं। ये बेसिकली ये 3 कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं। इनमें अफगानी होते हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तानी होते हैं, और ईरानी होते हैं। ठीक है। ये किडनैप करते हैं लोगों को। वही लोग जो गैर कानूनी तरीके से जा रहे होते हैं उनको किडनैप करते हैं। ये वो ग्रुप होता है जिसका काम सिर्फ लोगों को किडनैप करना होता है रास्ते में। अच्छा। एक ग्रुप ये होता है, एक बंदा वो होता है जो हमें गाइड कर रहा होता है, और हम भेड़ बकरियों की तरह उसे फॉलो कर रहे होते हैं। जो बंदा पीछे रह जाता है उसे वो किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि रात की अंधेरे में। और वो हमें पहले बताते हैं कि आप तमाम लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखने हैं और मिल के रहना है। अगर आपको फासला क्रिएट हो गया तो फिर वो आप गए। यानी पीछे नहीं वो मुड़ के देखते, और ना वो पीछे किसी को रहने देते हैं। अगर कोई पीछे रहे तो उसे डंडे मारेंगे कि तेज टुरो, यहाँ खतरा है। तो लोग किडनैप होते हैं, वहाँ लोग गिर के मरते भी हैं। और जो किडनैप हो जाते हैं, आपने देखा है यहाँ पे हमारे मीडिया पे 2 साल कबल टर्की में कुछ लोगों को किडनैप किया गया था, उनके नाखून निकाल लिए गए थे और वो टॉर्चर किया गया था। थर्ड क्लास, क्योंकि वो तवान मांगते हैं। उन्हें पता होता है कि ये लोग आगे जाके इन्होंने पैसे देने और ये पैसे देंगे। वो किडनैप करने का पर्पज ये होता है कि घर फोन करवाएंगे और कहेंगे $10,000 या $7,000 हमें दें। ये उसी पहाड़ी सिलसिले में कहीं आपको अगवा हो गए, आप उन्होंने आपको टर्की में कहीं पे रख लिया? हाँ जी। और वहां पे आपको नहीं, टर्की नहीं वो लेके जाते, वहीं उनके ठिकाने हैं, ईरान के अंदर ही वो आपको किडनैप करके रखेंगे, वहीं आपको रख लेते हैं। और फिर आपके वालिदैन को पीछे फोन करते हैं, पैसे मांगते हैं। और मैंने लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान आया था तो मैंने 2 फैमिलीज की स्टोरीज की थी। वैसे तो ह्यूज मेरे चैनल पे पड़ी हैं, लेकिन मैं रिसेंटली आपको बता रहा हूँ कि उनका बच्चा अभी तक लापता है, और वो इसी तरह माइग्रेट करके आगे जाना चाह रहा था ग्रीस से इटली, और वो भी इसी तरह किडनैप हो गया और 2 साल हो गया, वो नहीं मिल रहा। और लातदाद ये स्टोरी है। अच्छा, आप पहुंच गए, आप कहाँ पर पहुंचे? वो पहाड़ी आपने पैदल अबूर की?
जी जी। उसके वो, बाद वो जब हम पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो आगे एक बाड़ लगी होती है, छोटी सी दीवार है और आगे चश्मा बह रहा है, वो आपने क्रॉस करना है। आप इंतजार कर रहे होते हैं कि जब वो उनकी आर्मी की गाड़ी जो है ना वो वहां से गुजर जाएगी, जो गश्त कर रही होती है। तो जैसे वो गुजरेगी तो उसके बाद आपके पास 2 मिनट होते हैं, 2 मिनट में तमाम लोगों ने वो बॉर्डर क्रॉस करना होता है, अदरवाइज दूसरी गाड़ी पीछे से आ जाती है। वो 2 मिनट है आपके पास? 2 मिनट का ऑप्शन आपके होता साथ है। कितने लोग थे? हम थे तकरीबन 15 लोग थे, हम 15-16 अच्छा, लोग थे। ठीक है। जी। तो और ये फिर क्रॉस कैसे करना होता है? पैदल क्रॉस करना होता ठीक है। अपनी हिम्मत पे करना होता है। और जैसे ही आप क्रॉस करते हैं आगे पहाड़ी, फिर पहाड़ियाँ शुरू हो जाती छोटी छोटी। थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो वो अगली पार्टी आपका वेट कर रही होती है जिसने आपको वेलकम करना होता है। सही है। तो वो फिर ले जाते हैं एक सेफ में, वो भी फिर एक सेफ वो सेफ में ले जाते हैं। आपके पास वही चने होते हैं जो आपने मंद बल्लू से लिए होते हैं। हाँ, इस सारे में। और पानी वगैरह? पानी वगैरह नहीं मिलता जी, पानी वगैरह रास्ते में कहीं आपको कोई चश्मा बह रहा है। ये जो पहाड़ी है ना, जब हम इंटर होते हैं, जिसको माको की पहाड़ी कहते हैं, वो ऊपर से चश्मा भी बह रहा होता है। ज्यादातर लोग वहां से पानी भर लेते हैं और जब वो किसी सेफ पे जाते हैं तो वहां से वो पानी ले लेते हैं। पानी वो देते हैं लेकिन से ज्यादा कुछ नहीं करते। हाँ, अगर किसी की हालत बड़ी गैर है, कोई बंदा बीमार उन्हें नजर आ रहा है या बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, तो उसे वो पूछेंगे को अंडा ब्रेड वगैरह। ठीक है। और आपको आपको अगली पार्टी ने वेलकम किया? जी। वहां हम एक दिन के लिए इंतजार करते हैं, बैठते हैं। फिर एक ट्रक आता है, बंद ट्रक, उसके अंदर लोगों को डाला जाता है और वो फिर तकरीबन 12 घंटे के बाद इस्तांबुल शहर में लेके आता है। और किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे ज़्यादा लोगों का रश ना हो, और वो लोगों को फिर निकालते हैं किसी वीरान जगह पे। वहाँ से फिर टैक्सीज आती हैं और वो थोड़े थोड़े लोगों को सेफ पे लेके जाती हैं दोबारा। और वहाँ से फिर दोबारा हम इंतज़ार करते हैं हालात साजगार होने का। जब वो एजेंट कहता है कि अब हम बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, तो देन फिर सफ़र का आगाज़ होता है। इस्तांबुल से तकरीबन 2.5 से 3 या 4 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं। आप यूनान के बॉर्डर पे चले जाते हैं जहाँ से आपने क्रॉस करने। वहाँ 2 रास्ते होते हैं, एक नहर का होता है जो कि कम खतरनाक है, और एक समंदर का होता है जो कि इंतहाई खतरनाक है। ठीक है। जिन लोगों ने पैसे ज्यादा दिए होते हैं वो वाया नहर जाते हैं, और जिन्होंने कम दिए होते हैं वो वाया समंदर जाते हैं। आप किससे गए? हमने ज्यादा पैसे दिए थे तो हम कम जलील हुए और हम वाया नहर के। हम वाया नहर किस तरह से जाते हैं? वो आपको एक पॉइंट पे लेके जाते हैं, वहां से थोड़ा सा वो समंदर से गुजार के आपको दोबारा एक नहर के किनारे ले जाते हैं। वहाँ वो जो बॉर्डर है ना, वो नहर ही है ग्रीस और टर्की का। ठीक है। वो आपने एक कश्ती के जरिए वो आपको करवाते हैं। कश्ती के जरिए उन्होंने वो नहर आपको क्रॉस करवानी है। कुछ लोग तो वैसे ही छलांगे लगा देते हैं ना, जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे होते हैं और जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, या जिनकी पीछे से पेमेंट नहीं हो रही होती और एजेंट कहता है जी ये हमने हाथ उठा लिए, वो फिर अपनी मदद आपके तहत नहर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। छलांगे लगा देते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि क्या है, उसकी डेप्थ है, क्या होगा, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। बहुत सारे लोगों की ऐसे भी डेथ होती है कि बिल्कुल पहुंच गए हैं उसके करीब। हाँ जी। लेकिन वहां पे छलांगे लगा दी हैं। वो छलांगे इसलिए लगाई हैं क्योंकि उन्हें कोई ऑन नहीं कर रहा होता, और जो उनका एजेंट होता है फाइनेंशियली तौर पे वो कमज़ोर होते हैं, या समहाउ कोई भी रीज़न आप ले लें, तो वो उस वजह से वो बंदा उसकी बैक नहीं होती, तो वो कहता है अब मैं सर्वाइव यहाँ नहीं कर सकता, सर्दी होती है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तो चले मैं क्रॉस करता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। ठीक है। जब आप क्रॉस कर लेते हैं वो नहर, तो आगे जाके झाड़ियाँ हैं उनके अंदर आप बैठ जाते हैं। सुबह होने का आप इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सुबह होती है फिर वो गाड़ियाँ आती हैं टैक्सी की शक्ल में, वो आपको डिग्गियों में डाल के दोबारा एथेंस शहर जो कि कैपिटल है ग्रीस का, वहाँ लेके जाते हैं। कुछ लोग वाया टैक्सी जाते हैं और कुछ लोग जो है वो ट्रेन के ज़रिए जाते हैं। उनको जो पहला शहर है उनका थेसलोनिकी उसे कहते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ से ट्रेन एथेंस शहर जो कि कैपिटल है वहाँ आती हैं। तो मोस्टली लोग जो ट्रेन का सहारा लेते हैं, इस तरह लोग पहुँचते थे। कितने दिन लग जाते हैं? 25 दिन हमारे लगे थे, लेकिन ये 3 माह भी लग सकते हैं, ये 6 माह भी लग सकते हैं, क्योंकि इसमें कई जगहों पे आपको इंतजार करना है, सिग्नल का इंतजार करना है। बिल्कुल। और अच्छा, ये पहले पहुंचते थे, क्या अब ये सब मुमकिन है? अब 80% जो है ना वो मुश्किल हो गया है। यानी वो ऐसे हो गया कि चूंकि एक तो सोशल मीडिया की वजह से मैंने बड़ी कोशिश की है, मेरा चैनल है पंजाब ब्यूरो टीवी, उसका पर्पस ये था कि मैं लोगों का ओपिनियन लूं ताकि वो बताएं कि उन्होंने किस तरह सर्वाइव किया है। कितने मुश्किल हालात में हो गए, बहुत मुश्किल हालात में। अच्छा फारूक भाई, अब ये है कि एक तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको मॉनिटर करना, आपको चेक करना ज़्यादा ईजी है,
अब वो उन्होंने समंदर के अंदर एक बाड़ भी लगा दी है कि आप कश्ती के ज़रिए भी उसे क्रॉस नहीं कर सकते, जैसे ही आप उसे टच करेंगे तो आप रडार में आ जाते हैं और वो ग्रीक वाले आपको पीछे धकेलेंगे। और इसी वजह से वो कश्ती का हादसा पेश आया था जो लीबिया से इटली जा रही थी। लोगों ने क्लेम किया कि इन्होंने जानबूझ के हमारा जो वो कश्ती थी, बड़ी शिप था, उसको इन्होंने डुबोया, क्योंकि वो जो बड़ा शिप होता है आर्मी का, वो जब पास से गुजरता किसी छोटी कश्ती के तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो ये जो वाकया हुआ था जिसमें काफी जानें चली गई थी, ये इसी वजह से हुआ था कि वो पीछे धकेल रहे थे? कुछ लोग ये कहते हैं, क्योंकि मैं वाहद पाकिस्तानी था जर्नलिस्ट जो वहां पे जाके मैंने कवर किया था, और देन मेरे साथ पाकिस्तानी यानी कश्ती के लोगों ने बताया उसमें कुछ लोग बच भी गए थे। जो बचे थे मैंने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने ये कहा कि धकेला जा रहा था। हाँ जी, उन्होंने ये कहा, दो लोगों का मैंने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें रेस्क्यू टाइम से नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली गई। चूँकि वो करीब आए हैं इनके, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रस्सी डाली है, और रस्सी डाली और जैसे उन्होंने खींचा है तो वो कश्ती बैलेंस नहीं कर पाई और वो इसी तरह हो गई है, यानी नीचे पानी के चली गई है। जिन लोगों को तैरना आता था, जो लोग ऊपर थे, उन्होंने तैर के, कुछ लोगों ने सरवाइव किया, बाकी जो निचले फ्लोर पे थे वो उसी तरह 8 किलोमीटर गहराई समंदर की, जो सबसे गहरा समंदर है, वहाँ पे कश्ती के साथ ही चले जाते हैं और आज तक वो लापता है। कुछ डेड बॉडीज मिली हैं। कितने अफराद थे ये? 800 बताया जाता है, 800 समथिंग बताया जाता है, जिनमें 400 से ज्यादा पाकिस्तानियों की तादाद थी। इतना बड़ा जहाज था, इतना बड़ा। हाँ जी, मैं दोबारा उस टॉपिक पे आता हूँ कि ये अब मुश्किल क्यों हो गया है, क्योंकि आपकी मॉनिटरिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रही है। और अब अगर कोई भी बंदा गैर कानूनी तरीके से जाता है, उसे एक तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो पीछे धकेल होते हैं समंदर के अंदर, चाहे आप मरें या जिए, उन्हें कोई सरोकार नहीं। उन्होंने अपने पानियों में दाखिल नहीं होने देना आपको। ये बड़ी पड़ी हैं सोशल मीडिया पे वीडियोस, लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगर आप बच के चले जाते हैं, वो आपको पकड़ेंगे, 18 माह आपको सज़ा देंगे और सज़ा के बाद वो आपको डिपोर्ट करेंगे। पहले कभी नहीं हमने सुना था कि पाकिस्तानी डिपोर्ट होते हैं, अब डिपोर्ट होते हैं। हर महीने, हर 2 माह के बाद एक जहाज़ ग्रीस से पाकिस्तान उन लोगों का आता है जो गैर कानूनी तरीके से इंटर हुए थे या जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे और उनके पास स्टिल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यानी अगर आप गैर कानूनी तरीके से चले गए, उनके हत्थे चढ़ गए, उन्होंने आपको वापस ही भेजना ही, आप उधर नहीं रह सकते, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो आपके 80% चांस हैं, 90% चांस हैं कि वो आपको 18 माह जेल में रखने के बाद वो आपको डिपोर्ट करेंगे। जब आप पहुंचे वहां पे, आपने तो बड़ा शुक्र अदा किया होगा कि या अल्लाह जान बच गई है जिस तरह पहुंचे। जी बिल्कुल। तीनों के तीनों दोस्त सही सलामत पहुंच गए? हाँ जी, हम तीनों सही पहुंच गए थे। एक जाते ही वापस आ गया था, उसका दिल नहीं लगा या उसने कहा कि जी मैं यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। दो हम वहाँ रहे। आप लोग फिर लीगल कैसे हुए? हम 7 साल के बाद एक कानून आता है वहाँ पे कि जो लोग साबित कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे 7 साल हो गए हैं, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए, चाहे वो आप जो रेंट पे कर रहे हैं वाया बैंक, वो बैंक डिटेल ले आए या कोई मेडिकल किसी तरह भी साबित करें। जिन लोगों ने वो साबित कर दिया था कि हमें 7 साल यहाँ पे हो गए हैं, उनको उन्होंने लीगल कर दिया था। और ये कानून आया था तकरीबन 10 साल के बाद। 10 साल के बाद? हाँ जी। तो ये जो 10 साल हैं, आपने क्या क्या काम किए, कैसे गुजरे? क्योंकि आपका लीगल स्टेटस नहीं था। बिल्कुल। तो फिर तो मेहनत मजदूरियाँ करनी पड़ती हैं। हमने बहुत मेहनत मजदूरी की वहाँ पे। एक जिस तरह यहाँ पे नेस्ले कंपनी है, फूड कंपनी, मैंने ज़्यादातर जॉब वहाँ पे की है। तकरीबन 8 से 9 साल मेरे वहाँ गुजरे। जैसे मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है तो देन फिर मैं अपना को कारोबार करता हूँ। और लेकिन वो पैसे इन मुल्कों में तो पैसे अगर आप लीगल ना हो तो कम दिए जाते हैं, ये एक रिवाज है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर आप पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ जाते हैं बदकिस्मती से, वहाँ पे जो ठेकेदार हैं, जो गांव देहातों में लोगों से काम लेते हैं, वहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए गया था शुरू में, और मैंने वो देखा कि जो लोग काम करते हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जाता, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। उन्हें पता होता है कि ये बंदा पुलिस के पास नहीं जा सकता, ये खुद गैर कानूनी है। वो आपका फिर इस्तेसाल करते हैं जी, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी करते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। ये बदकिस्मती से ये एक हकीकत है और मुझे बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि पाकिस्तानी ये करते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को बेनकाब किया है और बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी एम्बेसी के ज़रिए मैंने उनको लोगों के पैसे भी वापस दिलवाए हैं, जो कि लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, 2-2 माह के पैसे नहीं देते और उन्हें कहेंगे कि आप जहाँ मर्जी जाएं। तो इन 8-10 सालों में आपने शादी नहीं की? नहीं जी।
और यानी आप लीगल हो गए, हाँ जी, उसके बाद फिर आपने अपने कारोबार शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो यानी ये 10 साल की कहानी भी अपनी जगह पे एक रखती है कि आपको उस दौरान आप वापस नहीं आ सकते ना, बिल्कुल, क्योंकि आप तो लीगल है ही नहीं। मैं 10 साल के बाद वापस आया था जी। तो 10 साल फिर घर वालों से क्या बात होती रही, कैसे होती रही, क्या किया? क्योंकि आप तो मिलके भी प्रॉपर नहीं आए थे। जी जी, मैं बहुत यंग था फारूक भाई, मेरी 19 साल उम्र थी, 18-19 साल उम्र थी जब मैं चला गया था। तो मेरा ख्याल है 29 साल उम्र थी जब मैं वापस आया था 10 साल के बाद। तो स्काइप होती थी तब, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और आपको डे इम्प्रूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, तो वो वाया स्काइप हम रोज बात कर लेते थे घर में। और इसी तरह तो पैसे वगैरह किसी के हाथ भिजवाते थे घर? तब होंडी के जरिए ज्यादातर होता था, फिर वेस्टर्न यूनियन आ गई और वो कार्ड वाले मोबाइल होते थे, बूथ पे आपने जाना है। तो मैंने ये वहाँ पे फील किया है फारूक भाई, जो बड़ी ज़रूरी बात है कि जो भी लोग गैर कानूनी जाते हैं, सबसे पहले तो वो अपनी जान का रिस्क लेते हैं। देन बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो वालदैन की नहीं मानते या वालदैन को अवेयरनेस नहीं होती, तो वो कहते हैं चले बच्चा जिद कर रहा है इसको जाने दें। अच्छा, आपको जो एजेंट मिला था कितने पैसे लिए थे उसने? तब हमने 3 लोगों का 21 लाख रुपया दिया था, आज से 14 साल पहले। यानी 7 लाख फी बंदा? तकरीबन 7.5 लाख रुपया। हाँ जी, फी बंदा। और इससे भी कम पैसे दे के लोग जाते हैं? हाँ जी, आप वो मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आपने वाया समंदर जाना है या आपने 6 माह रास्ते में रहना है, तो कम पैसे वाले हैं। अब वो कितना देते हैं? 4-5 लाख? 3-4। और आजकल इसका क्या रेट है? आपने तो बड़ी स्टोरीज कवर की। आजकल लोग ये जो लेके जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं अवेयरनेस दे सकूं लोगों को, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। अब बहुत कम लोग जो है ना वो गैर कानूनी रास्ते को चूज करते हैं, स्पेशली ग्रीस। अब लोग वाया लीबिया तो इटली को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और वो उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जा रहे हैं, आजकल रेट क्या होगा? जो मैंने रिसेंटली इंटरव्यू किया है ना, 14 लाख रुपया लीबिया का लेते हैं, सिर्फ लीबिया पहुंचाने का, और आगे से आपने 3 या 4 हजार यूरो अलहदा देना है इटली पहुंच के, डन बेस पे। ठीक है। और इटली आपको फिर स्टेटस देता है? कोई स्टेटस नहीं आपको देता अभी तो। आप छुप के काम करते रहेंगे इसी तरह? लोग जाते हैं रेफ्यूजी कैंपों में। ठीक है। चूंकि आज से 4 साल या 5 साल पहले हालात मुख्तलिफ थे, अब वो कैंपों में भी नहीं लेते लोगों को। अच्छा, रिफ्यूजी कैंपों में भी जगह नहीं उनकी जी अब जगह नहीं है। उनकी प्रायोरिटी है कि इन लोगों को हम किसी न किसी तरीके से वापस भेजें, ये हमारी इकोनॉमी पे बोझ हैं। चूंकि बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके इटली और स्पेन और पुर्तगाल चले गए हैं। ग्रीस में चूंकि अब सख्ती हो गई है, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आज से 3 साल पहले तकरीबन 70,000 की कम्युनिटी थी ग्रीस में, अभी 30 से 35,000 की कम्युनिटी रह गई है। पाकिस्तानी 30-35,000 रह गए हैं, आधे हो गए हैं। और वो भी हर टाइम ये इसी कोशिश में होते हैं, जिन लोगों के पास अभी स्टेटस लीगल नहीं है, कि हम कैसे मूव करें और आगे चले जाए। उसकी रीज़न ये है कि अब गैर कानूनी तरीके से जो लोग जाते हैं ग्रीस में, उनका सर्वाइव करना नामुमकिन है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि कानूनी तरीके से जानना कितना आसान, कितना मुश्किल है, और लोग तो ये अडॉप्ट इसलिए करते हैं कि कानूनी तरीके से जा नहीं पाते। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? यूरोप के किस मुल्क से दाखिल होना चाहिए? आपने तो ग्रीस की जी, तो पूरा यूरोप है, 27 मुल्क के तकरीबन बनते हैं। तो कहाँ से लीगल तरीके से, अगर कोई अनपढ़ है वो कैसे जा सकता है, पढ़ा लिखा तो वो कैसे जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है फारूक भाई। सबसे पहले तो ये है कि लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गैर कानूनी तरीके से बिल्कुल ना जाएं, आपका फ्यूचर नहीं है। आपको सालों साल वेट करना पड़ता है। अब अवेयरनेस है, किसी को अगर कोई शक है तो वो सोशल मीडिया खोले और उसे पता चल जाएगा कि गैर कानूनी और कानूनी में फ़र्क क्या है। ठीक। अब लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो स्टडी बेस पे जाएं, स्वीडन जाएं, हंगरी जाएं, इटली जाएं, स्पेन जाएं, पुर्तगाल जाएं, यूके भी बहुत ज़्यादा वीज़ाज दे रहा है। ठीक है, एक तो हो गया पढ़ने लिखने का, उस पे चले जाएं, स्टडी वीज़ा पे चले जाएं। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो लोग वहाँ जाते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि हमने वहाँ जाके रहना है, काम करना है, स्टडी के बाद भी हमने वहीं रहना है, तो वो कोई ना कोई स्किल सीख के जाए। चाहे आपने PhD की है, आप वहाँ पे 0 है। अच्छा, ठीक है। आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं अगर आपके पास स्किल नहीं है। चाहे वो IT की स्किल हो, चाहे आप शेफ हैं, चाहे आप अच्छी कटिंग कर लेते हैं, या चाहे आप मोबाइल रिपेयरिंग कर लेते हैं, किसी भी एनी काइंड ऑफ। यूरोप में स्टडी के लिए आपको इंग्लिश का IELTS चाहिए होता है या वहाँ की लैंग्वेज? मोस्टली जो अगर आपका कोर्स बड़ा है, इंग्लिश कोर्स है, तो उसके लिए मुकामी लैंग्वेज का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है।
यानी अगर आप यूके जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं, फ्रेंच जा रहे हैं और आप मास्टर करने के लिए जा रहे हैं और आपके सब्जेक्ट इंग्लिश में है, तो फिर आपने वो IELTS करना है। अच्छा, ये पढ़ाई के अलावा कौन सा तरीका जाने का? पढ़ाई के अलावा ये तरीका है कि आप वर्क परमिट अप्लाई करें। जिस तरह इटली हर साल वर्क परमिट देता है, और वो वर्क परमिट सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी वहाँ बेस्ड है और वो कोई ना कोई कारोबार कर रहे हैं और उस कारोबार की मद में वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट देखती है कि ये बंदा हमें इतना टैक्स दे रहा है और इसके पास 2 या 4 वर्कर रखने की गुंजाइश है, तो वो एलिजिबल है कि जिस दिन इमिग्रेशन ओपन होती है वो 1 मिनट के अंदर अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं 70,000 80,000, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए ओपन होती है, तो विद इन 1 मिनट वो कंप्लीट हो जाती है। तो जिन लोगों पहले मिनट में वो क्लिक कर लेते हैं, अच्छा, तो उनको वो वीजा जैसे ही वो अपनी इमिग्रेशन करते हैं 1-2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर वो 70-80,000 हो जाते हैं, क्योंकि लोग तैयार बैठे होते हैं। लोग ऑलरेडी तैयार बैठे होते हैं रात का अच्छी वाईफाई के करीब, अच्छे सिस्टम के करीब। ठीक है। अच्छा, और कौन सा मुल्क बेहतर है पूरे यूरोप का? अगर आप, यूरोप तो बहुत बड़ा है, तो कौन सा मुल्क है जहाँ से एंट्री आसान है कानूनी तरीके से, या कम पैसों में है, या वो जल्दी आपको दे देते हैं? कौन सा मुल्क, अगर आप मशवरा दें तो कौन सा मुल्क में जाए? फर्क भाई, स्टडी वीजे पे आप किसी मुल्क चले जाएं, ठीक है, या वर्क परमिट पे आप किसी यूरोपियन कंट्री चले जाएं, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप प्रायोरिटी पे रखें कि आप पुर्तगाल जाएं। अच्छा, कहीं पे भी आप जाएं, लेकिन पुर्तगाल जाके अपनी फाइल लॉक करवा दें। पुर्तगाल वाहिद मुल्क है दुनिया का, मैं कहूँगा सिर्फ यूरोप का नहीं, जो सबसे इजी आपको डॉक्यूमेंटेशन देता है, और वो आपको पकड़ते ही नहीं है। वहाँ पे जो पकड़े जाते हैं ना, वो खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि उनका सारा प्रोसेस गवर्नमेंट के ज़िम्मे हो जाता है, उनकी देखभाल, और उनको जब तक रेजिडेंस परमिट नहीं मिल जाता। यानी पुर्तगाल में अगर आप पकड़े गए हैं तो वो खुशकिस्मत कुछ जिम्मा जो है वो गवर्नमेंट अपने जिम्मे ले ली है, अपने जिम्मे ले ली, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें उन्होंने करनी है। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं पुर्तगाल इस हवाले से बेस्ट है जी, कि अगर आपने स्टडी के लिए भी जाना है, या डॉक्यूमेंटेशन सबसे इजी पुर्तगाल में कहीं भी आप जाएं, आप पुर्तगाल जरूर जाएं और जाके वहां अपनी फाइल लॉक करवाएं। विद इन 1.5 ईयर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। 1 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन विद इन 1.5 ईयर आपको डॉक्यूमेंट्स वहां मिल जाते हैं। और वो वाहिद मुल्क है जो 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट दे देता है, जो कि दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट में आता है। तकरीबन 180 के नजदीक तो कंट्रीज हैं उस पासपोर्ट पे, जिस पे आप 5 साल में आपको, अगर आप 5 साल वहां पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको वीजा पासपोर्ट। हाँ, आप प्रॉपर एक थोड़ा सा टैक्स होता है वो आप पे कर रहे हैं। अगर आप एक छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं तो इजीली आप वो टैक्स। कौन सा मुल्क बेहतर है पाकिस्तानियों के लिए रहने के लिए, या आप कह लें कल्चर वाइज कह लें, या जैसे, या ज्यादा कम्युनिटी कहाँ पे है? इटली में या कहाँ पे? इटली, स्पेन, यूके में बहुत ज्यादा है। यूके में आपको पता है अब 4थी जनरेशन है हमारी, लेकिन अगर हम, चूंकि अब वो यूरोप से बाहर हो गया है, तो यूरोपियन कंट्री में इटली और स्पेन सबसे ज्यादा वहाँ फैमिलीज रहती हैं, सबसे बड़ी कम्युनिटी वहाँ पे। पाकिस्तानियों के लिए जरा बेहतर रहता है, कोई ना कोई मिल जाता है, पाकिस्तानी इन्वायरमेंट मिल जाता है यूरोप में रह के। लेकिन हर मुल्क अच्छा है अगर आप कानून की पासदारी करें तो। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि सबसे ज़्यादा अर्निंग किस मुल्क में यूरोप की हो रही है? यानी अगर एक आम हम एवरेज करते हैं ना, वैसे तो ये वेरी करता है, कोई बड़ी जॉब पे है तो बड़ा मिलता है पैसा, कारोबार कर रहा है, लेकिन अगर एक आम मेजोरिटी जो हमारे काम करती है, एवरेज क्या मिल जाता है और ज़्यादा कमाई किस मुल्क में है? देखें, सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो अभी जो हमारे वो लोग जो स्टूडेंट जाते हैं, या वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से जाके मुख्तलिफ मुल्कों में चले गए हैं, वो अब फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर तो आप किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं या किसी बंदे के पास जॉब कर रहे हैं, तो आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। जिस तरह पुर्तगाल में बेसिक सैलरी है वो 760 यूरो समथिंग है, ग्रीस में 800 यूरो बेसिक सैलरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जिनके पास लाइसेंस होता है या जो लीगल हो जाते हैं, वो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, जिसमें आप तकरीबन 2 से 2,500 यूरो पर मंथ अर्न कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी है, नहीं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के हिसाब से ये कितने लाख बन जाते हैं? तकरीबन 9-10 लाख रुपया बन जाता है। जबरदस्त। हाँ जी, फूड डिलीवरी का जो काम करते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की काम है। वो कैसे? सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की डेथ फूड डिलीवरी की जॉब में होती है पूरी दुनिया में। अभी मैंने रिसेंटली दुबई विजिट किया और मैं पाकिस्तानी एम्बेसडर का इंटरव्यू कर रहा था, तो वहां मुझे पता चला कि लास्ट ईद पे
30 डेड बॉडी सिर्फ उन बच्चों की गई हैं जो कि फूड डिलीवरी का काम करते हैं। बाइक पे जाते हैं, बाइक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है और लालच करते हैं, बच्चे नए होते हैं, सिस्टम नया होता है कि हम जल्दी से वो डिलीवर करें डिलीवरी और नेक्स्ट पार्सल हम पिक करें ताकि हम ज़्यादा अर्न कर सकें, और उस चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अच्छा, कौन सा मुल्क है यूरोप का या इंग्लैंड या कहाँ पे जहाँ पे शादी करके लोग फौरी तौर पे उसकी नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं? कितना जल्दी जहाँ पे होता है और देर कितना होता है, दोनों बता दें। ग्रीस में अब सिचुएशन ये है, क्योंकि मैं ग्रीस को स्पेशली ज़रा ज़्यादा डीपली समझता हूँ। ग्रीस में सिर्फ वही बंदा शादी कर सकता है जो ऑलरेडी लीगल है, चूँकि लीगल बंदा शादी भी नहीं कर सकता। शादी भी नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो शादियां करते हैं, चाहे वो मेरी कम्युनिटी से, पाकिस्तानी कम्युनिटी से हैं, या इंडियन कम्युनिटी से हैं, या बंगाली कम्युनिटी से हैं, वो टाइम पास के लिए करते हैं और अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं। और उन्हें अब पता चल गया है कि लोग जो है ना वो शादी प्रॉपर नहीं करते, और कुछ ग्रीक कम्युनिटी के लोग भी हैं, जिप्सी कम्युनिटी के लोग हैं जो पैसे लेते हैं लोगों से और वो शादी कर लेते हैं फेक, ताकि वो उसको मिल जाए स्टेटस, वो आपको स्टेटस मिल जाएगा और उसको आप पैसे दे देंगे। अच्छा, आप लीगल हैं तभी शादी कर सकते हैं? आप ग्रीस में आप लीगल हैं तभी शादी कर सकते हैं। अच्छा, लीगल आप अगर स्टूडेंट कोई जाता है और स्टूडेंट शादी कर लेता है तो उसको कितनी देर में मिल जाता है स्टेटस, ये वाला पासपोर्ट वगैरह मिल जाता है? पासपोर्ट तो ग्रीस जो है ना वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तकरीबन नामुमकिन है। क्या हुआ, इतनी सख्ती क्यों है यहाँ पे? पहले इतनी थी सख्ती? नहीं, हमेशा से इतनी थी। हाँ। 90s के बाद जब से यूरो आया, उसकी 2 रीज़न है। एक तो हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पे बदकिस्मती से वो कम पढ़ी लिखी है, और बहुत ज़्यादा लोग, सिर्फ हमारे नहीं बाकी ममालिक के लोग भी क्राइम में मुलव्वस हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस्लामोफोबिया, यानी कि इस्लामोफोबिया का मसला है। ग्रीस वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्री जो कि रिलीजियस कंट्री है, यानी वो फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को। देन फिर जो हमारे और टर्की के रिलेशन है ना, वो बड़े हमें मुतासर करते हैं, क्योंकि ग्रीस और टर्की का रिलेशन ऐसे है जैसे हमारा और इंडिया का है। तो दोस्त का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन तो हम किया जाता है। टर्की के दोस्त कहलाते हैं। दोस्त भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, और ऊपर से हम वहाँ जाके रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए उन्हें वो हमें थोड़ा सा करते हैं, इन्हीं वजूहात की वजह से। ये सारी चीज़ें मिला के उसका आउटपुट ये है, एक परसेप्शन बन गया है ग्रीस में, कोई भी क्राइम होता है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान पे उनके नेशनल टीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये पाकिस्तानियों ने किया। बहुत ज़्यादा केसेस में पाकिस्तानी मुलव्वस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस में पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं होते, लेकिन वो उनका एक बन गया है, हमारे हाँ जी, एक तासुर बन गया है, और हम एक सॉफ्ट टारगेट है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो यहाँ से लोग जाना चाह रहे हैं बाहर, आप क्या उन्हें कहते हैं कि यार बाहर चले जाओ या पाकिस्तान में रह लो? यानी एक एवरेज इनकम अगर किसी की 50,000 है, लेट्स बोल 50 से 60-70 हज़ार वो कमा रहा है, क्या उससे मुल्क छोड़ के जाना चाहिए बाहर? बाहर कितनी आसानी है, कितनी मुश्किल है, एक जॉब करने के बाद कितना पैसा वो बचा लेता है? बिल्कुल ठीक है। देखें, बहुत ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश है यूरोप जाने की। आप ज़रूर बाहर जाएं, लीगल चैनल से जाएं अगर आप जा सकते हैं। अगर आप लीगल चैनल से नहीं जा सकते तो चाहे आप 50,000 कमा रहे हैं, चाहे आप 10,000 कमा रहे हैं, फिर आप अपने मुल्क में रहें। ठीक है। लीगल चैनल के ज़रिए मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक सैलरीज़ है, लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर आप लीगल चैनल के ज़रिए चले जाते हैं, यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाते हैं, और फिर आप पुर्तगाल जाकर अपनी फ़ाइल लॉक करवा लेते हैं, तो 2 साल के बाद आप उस काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी फैमिली को स्टैंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल यूरोप जाना चाहिए, और स्पेशली जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो कोई ना कोई स्किल सीख के जाएं। वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो शेफ़ हैं उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी उनकी सैलरी है, 2 से 3 हज़ार यूरोज़ आपको दिए जाते हैं, अकोमोडेशन दी जाती है। और फिर जो ये थाई फूड है और इसके बाद चाइनीज़ फूड है, अगर आप इसके शेफ़ हैं, आपको कुकिंग तो जानते हैं, फिर वहाँ पे रास्ते खुले हैं आपके हुनरमंद इंसान के लिए यूरोप का हर मुल्क जो है ना वो बड़ा इजी है। तो ग्रीस के अंदर चलें, इतनी आपने बातें बता दी, तो ग्रीस यूरोप में कोई ऐसे पाकिस्तानी भी तो होंगे जिन पे वहाँ के लोग फ़ख्र करते हों, कोई उन्होंने ऐसा काम किया हो, बिजनेस किया हो, कोई ऐसी 2-4 मिसालें हैं हमारे पास? ग्रीस में चूंकि कम्युनिटी बड़ी है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कम पढ़े लिखे लोग गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, लोग लीगल बड़ी देर बाद होते हैं। तो जब आप लीगल ही नहीं है तो आप कैसे अपना सेटअप लगा सकते हैं, आप कैसे एक बड़ा नाम पैदा कर सकते हैं? हाँ, कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पे, एक मियाँ यूनुस साहब हैं, वो वाहिद पाकिस्तानी है जो कि जिनको टेंडर मिला था 2004 में ओलंपिक का,
2004 में ग्रीक में ओलंपिक हुए थे और दुनिया का पहला मुल्क है ग्रीक जहां ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, जहां से। बिल्कुल। तो ये वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है मियां यूनुस साहब, सियालकोट से उनका तल्लक है, जो कि बड़े पढ़े लिखे हैं। वो जितनी भी यूनिफॉर्म है आर्मी की, पुलिस की, डॉक्टर्स की, फुटबॉल का, सर्जिकल का, ये सारा वो पाकिस्तान से लेके जाते हैं। तो उनका फिर वहां पे उनको कदर की निगाह से देखा उनके पास ग्रीक नेशनैलिटी भी है और उनकी वो लोग जो है ना वो बिल्कुल एक पॉजिटिव फेस है पाकिस्तान का। सही है, ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। अब ये बताएं कि कोई ऐसी कहानी आपने कवर की हो, ऐसी स्टोरी कवर की होगी जिसके बाद आप हिल गए होंगे, यार ये लोग किस तरह आए। यानी एक तो खुद आपका अपना एक्सपीरियंस बड़ा खौफनाक है जी, लेकिन ऐसा भी हुआ कि आप खुद रो पड़े होंगे, यार ये मैंने क्या सुन लिया इनसे। 2 स्टोरीज ऐसी हैं, एक को तो मैंने अपलोड कर दिया था और एक को मैंने आज तक अपलोड नहीं किया, मेरे पास वो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है। क्या था उसमें? जो मैंने अपलोड कर दी थी, मैं मुख्तसर उसका बताता हूँ कि एक बुजुर्ग थे जिनका मैंने इंटरव्यू किया था। वो खेतों में जैतून का काम करते थे, जैतून जो है ना वो दरख्तों से इकट्ठा कर रहे थे। तो मैं वहाँ गांव में गया उनका इंटरव्यू करने, तो बड़े ज़ाइफ थे वो। ड्यूरिंग इंटरव्यू ना वो रो पड़े, ये बताते हुए कि मेरी अभी शादी हुई थी तो मैं यहाँ आ गया था गैर कानूनी तरीके से, और अब 20 साल हो गया मैं वापस नहीं जा सका। एक मेरा बेटा है जिसकी उम्र अभी 18 साल है और मेरी बेगम मुझे छोड़ के चली गई है, ये कह के, उसकी मिसेस टीचर थी, और ये कह के छोड़ के चली गई कि जब आप यहाँ आ ही नहीं सकते तो मैं किसका इंतज़ार करूँ। तो वो भी अपनी जगह ठीक थी। और जो बंदा सरवाइव कर रहा है, क्योंकि लोग देहातों में चले जाते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो ज़िंदगी के 20 साल उसने खेतों में गुजार दिए और पीछे जो मिसिस थी वो घर छोड़ के चली गई, यानी बर्बाद होगी हर चीज़। वो बंदा वो मुझे कभी नहीं भूलता। और जो मैंने अपलोड नहीं की ना फारूक भाई, वो बड़ा सेंसिटिव इशू है। मुझे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ, बहनें यूट्यूब पे कमेंट्स करती हैं, राब्ता करती, मेरा नंबर है चैनल पे, कि हमने यूरोप आना है और हमारे पास ना तो एजुकेशन और ना इतने वसाइल है, हम डंकी लगा के आना चाहते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को ये कहा कि देखे मेरी बहन, डंकी में तो मर्द सेफ़ नहीं है, औरतें कैसे सेफ़ हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि औरत अपनी इज्जत को बचा के वो सफ़र कर ले, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन के ट्रांसजेंडर महफूज नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर, बहुत ज़्यादा मुल्कों में मैंने उनको कवर किया। जितने ट्रांसजेंडर पाकिस्तान से माइग्रेट करते हैं यूरोप की तरफ, ईरान में, टर्की में उनके साथ ज़्यादती की जाती है। अफ़गानी या बदकिस्मत पाकिस्तानी कम्यूनिटी उसमें मुलव्वस होती है। तो औरतें तो इस बारे में सोचें ना। मैंने 2 बच्चियों का इंटरव्यू लिया था, वो किसी के चक्कर में आई थी, यानी किसी ने उनको सब्ज़ बाग दिखाए, बॉयफ्रेंड था, उसने कहा जी आ जाएं, यहाँ सारा कुछ है और हम मिल के जो है ना ज़िंदगी अब इंजॉय करेंगे और मिल के यहाँ पे रहेंगे। वो बच्चियाँ जैसे तैसे वो वहाँ पहुँच जाती हैं, वो डंकी लगा के जाती हैं मर्दों के ग्रुप में। आप तसव्वुर करें कि पहाड़ों और दरियाओं और समंदरों में और रातों में पता नहीं क्या क्या हुआ होगा उनके साथ। वो पहुंच जाती हैं जैसे तैसे भी। जब वो पहुंच जाती हैं अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेके उस इंसान के लिए जो उसे इनवाइट कर रहा है और जिसके भरोसे वो जा रही हैं, वो बंदा 6 माह के बाद उन्हें वर्कर बना देता है, ये कह के कि बीबी मैं अब आपका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। दोनों बहनों को, वो दोनों दोस्तें थी, ठीक है, दोनों के साथ यही हुआ, दोनों के साथ ऐसे ही हुआ। और ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि वो बच्चियां गैर कानूनी थी, उनके पास कहीं जा नहीं सकती थी, वो कहीं जा नहीं सकती थी, कहीं काम नहीं कर सकती थी। और जिस पे उन्होंने भरोसा किया ना, तकरीबन 4 से 5 पाकिस्तानियों को उन्होंने मुझे नाम बताए हैं कि जिस पे उन्होंने भरोसा किया, पहले उसने अपनी हवस मिटाई है, फिर उसने लारा लगाया है। एंड ऑफ द डे उन्होंने यही डिसाइड किया है कि हम ये काम कर लेते हैं, क्योंकि घर वालों ने तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना। अब वो बच्चियां अपनी दुनिया भी बर्बाद कर बैठी हैं, आखिरत के मामला अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। वही काम करती हैं क्योंकि उन्हें चाहते ना चाहते हुए ये 6 माह पहले की स्टोरी है। हो सकता है वो आगे चली गई हो माइग्रेट करके, लेकिन ये बड़ी खौफनाक कहानी, बहुत खौफनाक। और ऐसा फिर कितनी लड़कियों के साथ होता होगा जो यहाँ से यूरोप के ख्वाब देखती हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई बैठा बंदा आपको फेसबुक पे मैसेज कर रहा है और अपना लाइफस्टाइल भी दिखा रहा होगा। हाँ, कोई अच्छी गाड़ी पीछे दिखा रहा होगा, घर दिखा रहा होगा। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आपका ये हाल करता है। वो बच्चियाँ जिस बंदे के साथ रहती थी ना, जिस लड़कों के साथ वो रहती थी, वो लड़के एक रूम में बाकी 8 लड़कों के साथ रहते थे, यानी कोई सेपरेट रूम भी नहीं था, खेतों में काम करते थे।
उन्होंने ये हाल किया। तो मैं मैसेज देना चाहूँगा फ़ारूक भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं कि खुदा के लिए ये रास्ता सेफ नहीं है। अब सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने बड़ी कोशिश की है, बाकी बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, आप उनको देखें और रियलिटी देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। बच्चियां बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लड़कों को भी नहीं ये काम करना, लड़कों को भी नहीं जाना चाहिए। ये जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स भी तो ये कोशिश कर रही होंगी। लोग हमने देखा आजकल ऑटोज के पीछे भी लगे होते हैं फ्लैग्स के, आप गैर कानूनी तौर पे ना जाएं ऑस्ट्रेलिया यहाँ वहाँ, तो आप वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट्स भी तो बहुत ज़्यादा इस पर कर रही। पाकिस्तान के कौन से इलाके हैं जहाँ से ज़्यादा लोग जाते हैं गैर कानूनी तरीके से? ज़्यादातर जो मेजोरिटी पाकिस्तानियों की जाती है वो मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, और अब शुरू हो गया है गुजरावाला, शेखुपुरा। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है वो मंडी की है, गुजरात की है, सियालकोट की है, जो लोग अरसा दराज से इस रास्ते से जा रहे हैं। और जो आपने बात की है लीगल होने की, अभी ग्रीस जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों के वीज़ाज रिफ्यूज़ कर रहा है। उसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये भी कहेंगे कि हम लीगल कैसे जाएं, वीज़ा तो लग नहीं रहा। वीज़ा इसलिए नहीं लग रहा, एक तो जिन लोगों के वीज़ाज लगे थे ना वो वहाँ ठहरे नहीं है, वो आगे चले गए हैं, मूव कर गए। वीज़ा लगवाया ग्रीस का, हाँ जी, और आगे निकल गए किसी और मुल्क में, किसी और मुल्क में। ठीक है, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट। नंबर 2, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका फेलियर है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ब्राय नाम है जी, ठीक है। बांग्लादेश के लिए कानून ग्रीस में ये है कि अगर आप 5 साल से यहाँ पे हैं तो आपको लीगल कर लेंगे। पाकिस्तानियों के लिए 7 साल है। इंडियन और बंगालियों का वीज़ा रेशो जो है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इवन के 90% प्लस मैं कहूँ तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उनसे बातचीत इस लेवल पे करती है। हमारी गवर्नमेंट ने बात ही नहीं की उनसे। खान साहब की गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम उनका मिनिस्टर यहाँ पे आया था और हमारा मिनिस्टर वहाँ पे गया था बस, और वहाँ पे बातचीत हुई थी, सारा कुछ। उसके बाद जी कुछ नहीं हुआ। उससे पहले भी कभी बात नहीं की। यानी एक मुद्दत के बाद खान साहब की गवर्नमेंट में उनका मिनिस्टर जो है वो इमिग्रेशन का वो यहाँ पे आया था, और हमने उनके साथ ये कहा था कि जो पाकिस्तानी वहाँ गैर कानूनी है प्लीज़ आप उनको पहले लीगल करें, और बाकी जो वीज़ाज आपने देने हैं उनमें पाकिस्तानियों का कोटा भी आप बहुत ज़्यादा रखें। ये बताएं कि आप खुद इन दिनों क्या क्या कर रहे हैं? आपका तो एक चैनल बड़ा अच्छा चल रहा है, लोग उसको देखते हैं, आपसे रब्ता भी करते हैं, और ख़ास तौर पर आप इन्हीं स्टोरीज़ को कवर करते हैं इनसे मुतल्लिक़। जी जी। तो आप खुद क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मोस्टली जो है वो मेरा एक बिजनेस है छोटा सा, ठीक है, ऑनलाइन, वो मैं करता हूँ, और उसके साथ साथ ये चैनल है जिसको मैं देखता हूँ, और इसी के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि मैं ट्रैवलिंग करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है वो बहुत अच्छा है, कारोबार जो है वो मेरा वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। यानी कि बड़ा एक अर्निंग सोर्स में से चैनल भी है, कह सकते हैं आप। तो महाना इसमें से आप लाखों कमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आप लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे जाके उन्हें क्या काम फौरी कर लेने चाहिए? मिसाल के तौर पे हाँ जी, बिल्कुल, लैंग्वेज सीखना, ये करना, बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले जो लोग जाते हैं आप उस मुल्क की मुकामी ज़ुबान को सीखें। ठीक है, ज़्यादातर स्कूल फ्री होते हैं ग्रीस में, यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं, स्कूल फ्री हैं, पार्ट टाइम आप जाएं, 2 घंटे 3 घंटे जितना आपके पास टाइम है जुबान सीखें। जब आप जुबान सीख लेते हैं और आपके हाथ में कोई स्किल है तो फिर आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप 6 माह के बाद ही सेट है। तो सब यानी बुनियादी बात है कि वहाँ पे लोग रह के भी सीख नहीं पाते, आप जाएं फ्री में सीख लें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। हाँ, और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग वहाँ पे बाहर मजदूरियाँ कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनके भाई यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, और वो बताते हैं कि हमारे भाई तो बाहर हैं। तो आप तो उधर देखते हैं उन लोगों को कि उनका क्या हो रहा है काम, वो बेचारे कितना काम करते हैं, मशक्क़त करते हैं, और यहाँ पर लोग उड़ाते हैं पैसे। तो आपने ऐसी सिचुएशन ऑब्जर्व की होंगी? ऐसी सिचुएशन तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे दोस्त हैं 2, मैं घर की बात आपको बता रहा हूँ कि जिनके साथ मैं वहाँ रहा हूँ, वो बंदा 12 साल के बाद आता, नाम नहीं मैं लूँगा क्योंकि वो सारे देखते हैं, वो 12 साल के बाद आता, और जितनी उसने कमाई की है तकरीबन उसने 4 से 5 करोड़ रुपया कमाया होगा। मैं अच्छे वक्तों की बात कर रहा हूँ जब यूरो और पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रांग थी। 4 से 5 करोड़ रुपया उसने कमाया है, सारे भाइयों की शादियाँ की हैं, वालदैन को हज उम्रा करवाया है, और छोटे भाइयों को कारोबार करके दिया है। उसकी उम्र खुद हो जाती है 40 साल, और वो पाकिस्तान आता है, उसकी शादी होती है, और क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो वो कहता है यार मैंने इतना कमाया है तो जाता हूँ, मेरा बड़ा वहाँ सारा कुछ मुझे वेलकम करेंगे। तो आज वो बंदा
हालात ये हैं कि वो मुझे फ़ोन करता है, हमारी एक फैक्ट्री है यहाँ लाहौर, तो वो कहता है कि यार वहाँ मुझे गनमैन की नौकरी जो है ना वो दिला दो, 20-25 हज़ार रुपया। जो बंदा महाना 8-9-10 लाख रुपया कमा रहा था, वो 2 साल के बाद उसे पाकिस्तान आए जब वापस आता है तो कोई पैसे नहीं मिलते। तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माँ बाप बहन भाइयों का ख्याल जरूर रखें, लेकिन आप अपना ख्याल सबसे पहले रखें। अपनी जिंदगी का भी सोचें कि मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं। तो सारा कुछ आप पीछे भेज रहे हैं, वापस आएंगे तो कंफर्म नहीं है कि सब कुछ है या नहीं है। 80% लोगों के साथ ऐसे ही होता है। आपका अली शेर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपने, मुझे उम्मीद है कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट से लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, और जो लोग प्लान कर रहे हैं कि मुल्क से बाहर किसी भी सूरत में जाना है, उनको चाहिए कि एक मरतबा ये ज़रूर देखें, इनके चैनल का विजिट करें। बहुत सी कहानियाँ, सैकड़ों कहानियाँ जो आपको मजबूर कर देंगी फ़ैसला लेने पे, सही फ़ैसला लेने पे। तो अगर आप ज़िंदा रहते हैं, आप ठीक रहते हैं, यहाँ पर कुछ बेहतर हो या मुनासिब पैसे भी कमा रहे हैं, तो आपको मेरा ख्याल है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप ज़ुबान सीख सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, लीगली जा सकते हैं, फिर आपको ज़रूर जाना चाहिए, आप जाएँ। लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान को मज़ीद बदनामी से बचाएँ। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए। आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम मज़ीद जो इस तरह के सवालात हैं उनको दोबारा कभी रेज़ कर सकें। आप चाहे इत्तफ़ाक़ करें हमारी गुफ्तगू से या इख्तिलाफ़ करें, लेकिन फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए। लाने के बाद